जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है 14 फरवरी 2025 और बड़ा ही खतरनाक दिन है आज। आज सभी लोग जो है वो जानते हैं, काफी सारे लोगों की बर्बादी हो जाती है आज के दिन के कारण। राइट, एनीवेज, बाकी आप लोग को तो अभी इस दिन पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। ये दिन पर कॉमन मैन ज्यादा फोकस करते हैं। आप तैयारी कर रहे हो अपने करियर बनाने की, अभी इन सब चीजों से थोड़ा सा जो है वो दूर रहो। उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर बनाते रहना। बाकी तो एक कॉमेडी लगेगी ये दिन आपके लिए, वैलेंटाइन डे है। भाई, अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर का मतलब मैं समझता हूँ कि प्रॉपर लाइफ पार्टनर है, जिससे आप शादी कर रहे हो, राइट। वो ऐसा लाइफ पार्टनर मैं मानता ही नहीं कि कमिटमेंट किया, स्टार्टिंग में तो बोलेंगे कि हाँ भाई शादी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर 2-4 साल के बाद बाय बाय। आजकल वही सिनेरियो है वो हो गया है। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहो। तो चलो, हम आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को आपको एंड तक देखना है। यह है ज्ञान सर, और ज्ञान सर का पेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल नंबर पर कांटेक्ट करो, ज्वाइन कर लो। इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है, और बहुत ही अफोर्डेबल फीस में कोर्स है वो अवेलेबल है। और बिल्कुल प्रॉपर सिलेक्शन तक की तैयारी होती है यहाँ पर। और ये आज के टॉपिक्स जिनको एक एक करके हम लोग कवर अप करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग के कमेंट्स देख लेता हूं मैं। सो बहुत बढ़िया। समीर, समीर, आंसर्स भी लिखना शुरू करो। वैसे आप लिखते थे, अभी आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं। और बाकी श्रेया, वेरी गुड। प्रीति मिश्रा, अच्छा, जैसे ही आप सो सो के उठते हो तो बेड में मेडिटेशन करते हो तो वापस नींद आ जाती है। नहीं नहीं, देखो ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। बट अब देखो, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम उठकर मैंने बोल दिया कि आप बेड पे जो है बैठ के मेडिटेशन करो। ऑब्वियसली ये सबके साथ होता है। आप बेड में मतलब उठ जाओ, उठने के बाद मतलब मुंह धो लो, ब्रश कर लो, वॉशरूम चले जाओ, राइट। तो उसके बाद फिर वापस से बेड में आकर 2 मिनट बेड, या फिर आप अपने मंदिर में, जो भी मंदिर वाला रूम है आपका, या फिर आपका जो स्टडी रूम है, यानी कहीं पर भी, यानी कि एक एक पर्टिकुलर सिंगल लोकेशन होनी चाहिए जहां पर आप रेगुलर बैठकर मेडिटेशन करो, शांतिपूर्वक, है ना। बड़ी सही चीज लिखी आपने कि आपने ट्राई किया बट आप सो गए। हाँ, ये होता है भाई, सभी के साथ होता है। फिर प्रिया त्यागी, आप भी आंसर्स जो है वो देना शुरू करो। पायल भारती, वेरी गुड। गोल्डी एलेक्स, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो, फिर उसके अलावा दीपांशी, थैंक यू दीपांशी, आंसर्स भी लिखो अब। ईशा ठाकुर, वेरी गुड। आयुष गुप्ता, सर राइट आंसर नहीं, देखो आपके आपके कमेंट्स में जो है वो देखता हूँ। अब मैं जो चीज आपको जो है वो कवर अप करा रहा हूँ, उस हिसाब से आप आंसर्स बहुत अच्छे जो है वो दे रहे हो, आयुष गुप्ता। और काफी डिटेल में आप आंसर्स जो है वो लिखते हो, बहुत अच्छी बात है। ये इसी प्रकार से जो है वो डिटेल्स में लिखना चाहिए। बाकी सोनम, वेरी गुड यार, ठीक है। और किसी का छूट तो नहीं गया? नहीं। आयुषी सिंह, वेरी गुड। चलो, इसी प्रकार से गाइस आंसर्स जो है वो देते रहो रेगुलर बेसिस पर। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, आप फेस कर रहे हो पढ़ाई के दौरान, आप मेंशन कर सकते हो। तो मैं आप बताऊंगा आपको कि कैसे आपको जो है वो आगे बढ़ना है। चलिए, बिना समय वेस्ट किए सेशन को जो है वो अब स्टार्ट करेंगे। और मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको नोट डाउन जो है वो करना है। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ध्यान सुनना। हम जो है वो बात करेंगे स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी के टॉपिक के बारे में। अब देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में हमारी पार्लियामेंट सही तरीके से ऑपरेट नहीं हो रही है, राइट। ज्यादातर जो अहम मुद्दे होते हैं देश की ग्रोथ, देश के डेवलपमेंट के, उस पर बातचीत होने की जगह पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रही होती हैं, शेरो शायरी कर रही होती हैं, है ना। बट प्रोडक्टिव काम जो है वो बिल्कुल नहीं हो रहा जो एक्चुअल में होना चाहिए। यस, बहुत ही कम प्रोडक्टिव काम पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है। तो ये जो आर्टिकल है ये बताएगा कि पार्लियामेंट को कैसे अकाउंटेबल बनाए। तो पहले जो चीज मैं बता रहा हूं पहले सुन लो, उसके बाद फिर
इस आर्टिकल में क्या क्या चीजें काम की उसको अपन स्कैन कर लेंगे, है ना। तो ये जीएस पेपर 2 के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर पड़ता है। इस टॉपिक का फोकस है कि किस तरह से हम अपनी पार्लियामेंट को ज्यादा अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं राज्यसभा में जो रीसेंट प्रपोजल दिए गए हैं। उनमें एक मेजर प्रपोजल था मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग को मैंडेटरी बनाना। राइट, मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग को जो है वो मैंडेटरी बनाना, कहां पर, एमपीज की पार्लियामेंट के अंदर। और ये ये प्रपोजल ये इंश्योर करेगा कि पार्लियामेंट अपने काम को एफिशिएंटली और टाइम पे कंप्लीट करे। इसके अलावा एक प्रपोजल और था पॉस्को का, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इसको अमेंड करने का, जिसमें विक्टिम प्रोटेक्शन को बढ़ाने और कंपनसेशन मैकेनिज्म को इंप्रूव करने की बात की गई। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मिनिमम पार्लियामेंट्री सिटिंग है, ये जो प्रपोजल है ये डिमांड करता है कि राज्यसभा को हर साल कम से कम 100 से 120 सिटिंग करनी चाहिए। 1955 में जनरल मतलब जो प्रपोज कमिटी जो हम लोग को देखने को मिलती थी, इन्होंने ये आइडिया दिया था कि हर साल एक फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर हो, और यह भी रिकमेंड किया था कि राज्यसभा के लिए 100 और लोकसभा के लिए 120 सिटिंग होनी चाहिए। समझ रहे हो बात, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस प्रकार से ज्यादा अगर इनकी बैठक होगी तो ज्यादा अहम मुद्दे पर जो है वो बातचीत ये करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 85 और आर्टिकल 174 के थ्रू ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर को यह पावर दी गई है कि वो सेशन को बुलवा सकते हैं, ताकि कोई भी सेशन का गैप 6 महीने से ज्यादा ना हो। और यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट अपने काम को टाइम पर करे। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो आपसे गाइस पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट्री सिटिंग को लेकर क्या बात की गई है, क्या पर्टिकुलर दिनों की बात की गई कि कितने दिनों तक पार्लियामेंट की बैठक होगी। तो नहीं, सिर्फ सिंपल सी एक ही चीज लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि साल में एटलीस्ट 2 सेशन होनी चाहिए। या तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पार्लियामेंट के कितने सेशन होने चाहिए एक साल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा। सिर्फ एक ही चीज लिखी है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो। अब कुछ सुधार की बात की गई। जब पार्लियामेंट का काम कम हो जाता है और सेशन भी काफी कम होते हैं, तब उनकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। ये जो रिफॉर्म्स, ये सुधार की बात की गई है, इसमें यह कहा गया है कि मिनिमम 100 से 120 सिटिंग्स होनी चाहिए, यानी कि इतने दिनों तक सेशन होने चाहिए। अगर कोई सिटिंग मिस होती है तो उनका कंपनसेशन बाद में एडिशनल सिटिंग के थ्रू किया जाए। इसके अलावा अपोजिशन बिजनेस के लिए एक शॉर्ट सेशन रखा जाए, ताकि उनको अपनी चिंताओं प्रकट करने का प्रॉपर टाइम मिले। देखो कितना बढ़िया पॉइंट है, अपोजिशन के लिए एक शॉर्ट सेशन। अब अपोजिशन का काम आज की डेट में क्या देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ कीचड़ उछाल रहे हैं, है ना, रेदर देन गवर्नमेंट की पॉलिसी पर स्क्रूटनी करने की जगह। समझ रहे हो, अपोजिशन का एक्चुअल काम ये होना चाहिए कि सरकार जो ऑपरेट कर रही है उसकी कमियां जो है वो सामने रखे, जिससे कि अगली बार पब्लिक उन्हें चूज करे। बट ऐसा हो ही नहीं रहा है। बेफालतू की चीजों पर जो है वो मुद्दे जो है वो बनाकर अपोजिशन चीजों को हाईलाइट करती है, रेदर देन सही चीजों को हाईलाइट करे, जिससे कि पब्लिक तक इंफॉर्मेशन पहुंचे कि हाँ सरकार ये सही तरीके से नहीं कर रही है, इस तरीके से सरकार को करना चाहिए। और अपोजिशन फिर एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाए, जो होना चाहिए एक्चुअल में, जो नहीं हो रहा है। फिर पॉस्को की बात करें, पॉस्को कानून को अमेंड करने की बात हुई यहां पर। पॉस्को कानून को अमेंड करके यह प्रपोज किया गया कि विक्टिम जो है, यानी कि जो पीड़ित है, उसको जल्दी से कंपनसेशन मिले और लीगल प्रोसेस जो है वो स्मूथ हो। यह भी प्रपोज किया गया कि पुलिस और दूसरी अथॉरिटीज को ज्यादा ट्रेनिंग मिले, ताकि वो केसेस को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके।
तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, बाकी इसमें और कुछ नहीं था। अभी इसमें लिखने वाली क्या चीज है वो भी मैं अभी आपको जो है बताऊंगा। इस टॉपिक में सिर्फ इतनी चीजें थी समझने वाली। अभी एक बार अपन इस पूरे टॉपिक को अभी स्कैन कर लेंगे, बट उससे पहले प्रीलिम्स में आर्टिकल 75, आर्टिकल 174, ये दो चीज लिख लो, ये ध्यान में रखनी है। आज आप रिवाइज करोगे, इससे रिलेटेड नोट्स मत बनाना, क्योंकि पॉलिटी की क्लास में आपके नोट्स इसके बारे में बनवा दिए जाएंगे। इवन मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम हम उठा सकते हैं, इसके बारे में मेंशन करिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये फैक्ट्स थोड़े से जो है वो आपको ध्यान में जो है वो रखने हैं, जो मैंने भी आपको बताया है। बट अब जो मेन काम की चीज है वो आप लिखिएगा। तो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था राज्यसभा के अंदर। प्राइवेट मेंबर बिल मैं बीच में आपको बता चुका हूं कि क्या होते हैं, समझाया भी मैंने आपको। क्या प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब ये होता है कि कोई नॉन एमपी, नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो अगर बिल प्रस्तुत कर रहा है तो क्या उसे मेंबर प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। सिर्फ सिंपली से यस और नो कमेंट बॉक्स में अभी के अभी, सिंपली से यस और नो। तो गाइस, हमेशा बिल जितने भी होंगे ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही प्रस्तुत करेंगे, उसके अलावा किसी और के पास कोई अथॉरिटी नहीं है बिल प्रस्तुत करने की। पहली बात तो ये। तो प्राइवेट मेंबर बिल हो या सरकारी बिल हो, प्रस्तुत तो करेंगे एमपी ही। अब फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि जो नॉन मिनिस्टर, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब वो कोई बिल प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्राइवेट मेंबर बिल्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए राज्यसभा के अंदर, जिसके जिसमें हमें देखने को मिला कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सिटिंग के मैंडेट की बात रखी गई और पॉस्को कानून को अमेंड करने की बात की गई। तो अभी के लिए कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में भी आप पॉलिटी में पढ़ लोगे, अभी के लिए बस मैंने समझा दिया। नोट्स बनाकर अपने आप को परेशान नहीं करना है आपको, यानी कि इतने हैवी नोट्स बनाकर फिर उसको रिवाइज नहीं कर पाओ तो क्या मतलब। मैं सिर्फ उतनी ही चीज लिखवाऊंगा जिसकी जरूरत है, आवश्यकता है। तो ये चीज तो बस दिमाग में रखना। देखो, अभी बिल आया है, बिल जब कंफर्म होता है ना, यानी कि कानून बनता है, तभी फिर काम का होता है एग्जामिनेशन के लिए, वरना नहीं होता। ये बात भी याद रखो। अभी के लिए सिर्फ सुन लो कि भाई कहा जा रहा है कि ज्यादा टाइम तक ये लोग बैठे। और दूसरा, पॉस्को को अमेंड करने के लिए अभी बिल लाया गया है, पॉस्को कानून को। और कहा है कि भाई जो विक्टिम है उसको और प्रोटेक्शन जो है वो दी जाए, और जल्दी का जल्दी केस, यानी कि जल्दी निवारण हो। बच्चों के जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस होते हैं ना, वो जल्दी खत्म होना है, बस यही था इसके अंदर और कुछ नहीं। बाकी मैंने पूरी चीज आपको जो है वो ऑलरेडी बता दी है। एक चीज लिखो आप ये, जनरल पर्पसेस कमेटी। जनरल पर्पसेस कमेटी ब्रैकेट में लोकसभा डैश 1955 एंड 2002 नेशनल कमीशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू एंड 2002 नेशनल कमीशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं कि कम से कम 100 सिटिंग्स राज्यसभा की हो और 120 सिटिंग्स लोकसभा की हो। तो ये इनके रिकमेंडेशन है, ये लिख लेना आप, ये आ सकता है। और पहली लोकसभा जो हुई थी वो एवरेज 135 सिटिंग पर ईयर्स की देखने को मिली। और 17th लोकसभा जो लेटेस्ट वाली देखने को मिली, उसमें मात्र 55 दिन की ही सिटिंग देखने को मिली, जो सबसे लोएस्ट है अभी तक की हिस्ट्री में। ये भी लिख लेना। ये मेंस में आप आंकड़े उपयोग कर सकते हो कि किस प्रकार से बैठक जो है वो बहुत कम हो रही है लोकसभा और राज्यसभा की, या फिर इन जनरल पार्लियामेंट की। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कितने दिनों तक जो है वो बैठक होगी? नहीं। कितने सेशन होंगे, ऐसा कुछ है? नहीं। उसके लिए आर्टिकल 85 सिंपली बोलता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट, हाँ मतलब बैठक जो है वो करवाएंगे, और दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 174 सेम पावर देता है गवर्नर को स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स के लिए। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, पॉलिटी में कवर कर लोगे आप। ठीक है। बिल के अंदर जो प्रपोज किया गया है, क्या मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बताने की आवश्यकता नहीं है। एक अपोजिशन बिजनेस कमेटी की भी बात की गई, जिसमें 8 मेंबर होने चाहिए अपोजिशन के, और ये मंडे को जो है वो डिस्कशन कर सकें, जिससे कि एक शॉर्ट सेशन अपोजिशन का हो, जिससे कि अपोजिशन भी जो है वो आलोचनाएं कर सके सरकारी पॉलिसीज की, और जिसको सुना जाए प्रॉपर तरीके से, है ना। तो कितना अच्छा ये पर्टिकुलर टॉपिक है। पॉस्को कानून
कि इसकी बात हुई है कि 24 घंटे के अंदर अंदर, राइट, 24 आवर्स रिपोर्टिंग रूल, कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाए। लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने जो है वो बच्चों को प्रस्तुत करें, और स्पेशल कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट अगर अनअवेलेबल है तो स्पेशल कोर्ट में जो है वो बच्चों की सुनवाई हो, यानी कि केस की सुनवाई हो। ठीक है, बस ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी के लिए भी। एनसीआरबी का डेटा ये बोलता है कि 94% केसेस जो है वो इंक्रीज हुए हैं बच्चों के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट के। 2 लाख से ज्यादा केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं मई 2024 तक। तो इसलिए पॉस्को कानून को अभी और मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि एनसीआरबी का डेटा जो है वो बड़ा शॉकिंग नजर आ रहा है। आज की डेट में प्रोविजंस की कमी है कि बच्चों को जो है वो असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है ना। करेंटली 95% केसेस में सपोर्ट मैकेनिज्म की कमी है, इसलिए बच्चे जो है वो काफी साइकोलॉजिकल रिकवरी कर नहीं पाते, ट्रॉमा में जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि सिनेरियो ही ऐसा होता है ना। बाकी प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं है, मतलब कि जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं है, जब वो किसी बिल को प्रस्तुत करते हैं तो वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है। और गवर्नमेंट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी दिन में, और प्राइवेट मेंबर बिल सिर्फ फ्राइडेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 महीने का नोटिस पीरियड की जो है वो आवश्यकता होती है इसके इंट्रोडक्शन के लिए। मल्टीपल प्राइवेट मेंबर बिल्स होते हैं, जब वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो एक बैलेट सिस्टम निर्धारित करता है डिस्कशन का सीक्वेंस जो है वो क्या होगा। प्राइवेट मेंबर बिल को वैसे तो मैं जनरली आपको बताऊं तो उतनी अ, महत्व नहीं दिया जाता, कई बार इसको सुना ही नहीं जाता, ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाता बल्क में। बस यही चीज थी, तो हमें जो है वो एक पार्लियामेंट्री कैलेंडर स्टैब्लिश करना चाहिए जिससे कि इफेक्टिवली पार्लियामेंट काम कर सके, उस चीज को लेकर ये आर्टिकल था। तो जितनी चीज मैंने आपको बताई लिखने के लिए, सिर्फ उतनी ही आप लिखेंगे, उतनी ही चीज आपको हेल्प करेगी एग्जामिनेशन में। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जो है वो आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ध्यान से सुनो पहले टॉपिक को फिर लिखवा दूंगा। हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर सोसाइटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, चैलेंजेस एंड प्रोग्रेस। इस टॉपिक का फोकस है महिला और बच्चियों का पार्टिसिपेशन स्टेम फील्ड में। और स्टेम फील्ड में आपको ऑलरेडी जो है बता चुका हूं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसको हम लोग स्टेम जो है वो बोलते हैं। तो इस फील्ड में यानी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है वो साइंस में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में जो है अपना करियर बनाए, उस चीज को प्रमोट करने से रिलेटेड ये आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्लियर? अब देखो, इस टॉपिक का फोकस है महिला और बच्चियों का पार्टिसिपेशन स्टेम फील्ड में और किस तरह से उनको बढ़ावा दिया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। तो आपको बता दें महिलाओं का क्या रोल हम लोग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो महिला जो है उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। हिस्टोरिकली साइंस के इंस्टीट्यूशंस में मेल डोमिनेंस रहा है, जो उनकी टैलेंट्स और पोटेंशियल को रिस्ट्रिक्ट करता है। महिलाओं ने भले ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी फील्ड में काफी तरक्की करी है, लेकिन फिर भी स्टेम फील्ड में उनका रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। तो बैरियर जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो स्टेम फील्ड में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत से मतलब जो इनका पार्टिसिपेशन है उसको बहुत से बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला बैरियर तो सोसाइटी और कल्चर का है, जो महिलाओं को साइंस की तरफ पुश नहीं करवाते, है ना, कम करवाते हैं। जब महिला स्टेम फील्ड में एंटर करती हैं तो उन्हें जॉब में भी भेदभाव फेस करना पड़ता है, कई बार वेज गैप भी होता है। सेम काम के लिए मेल को जो है वो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, फीमेल को कम मिल रहा है। लीडरशिप अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, उनको एज अ लीडर के तौर पर नहीं रखा जाता। तो इन सब चीजों को ही तो हमें लोग को जो है वो बदलना है, राइट। आपको ऑलरेडी पता है घर में भी जो है वो जनरली आज की डेट में भी ऐसा होता है कि बच्चियों की एजुकेशन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। सिंपली कहा जाता है कि आप बस 12th पास करो और बस लड़का जो है वो ढूंढना शुरू करते हैं। सिंपली कोई भी जो है वो बीकॉम वीकॉम जो है वो कर लो बस, अगर करना है तो। बाकी एजुकेशन को जो है वो उतना महत्व नहीं दिया जाता, जो कि गलत है। लिटरली आई एम टेलिंग यू, अगर आपके घर में एजुकेशन को लेकर फ्रीडम, देखो शादी तो यार हर माँ बाप का सपना होता है, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों की शादी हो, राइट।
तो इसलिए कभी ये मत सोचना कि अरे यार घर वाले जो है वो शादी के चक्कर में लगे हुए हैं, उनको मनाने की कोशिश करो। क्योंकि देखो मेन चीज क्या है, वो भी डरते हैं सोसाइटी को लेकर, है ना, वो गलत नहीं है। क्या होता है जब ये सोसाइटी ऐसी है कि बच्चियों की एज जब ज्यादा बढ़ जाती है, राइट, तो फिर रिश्ते जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं। ये है, पता नहीं कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो है सोसाइटी का बड़ा खराब। बट आज की डेट में धीरे धीरे करके चेंज होती जा रही है सिनारियो। लोग 30-35 साल तक जो है वो शादी कर रहे हैं, 40 साल तक शादी कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर प्रायोरिटी टुवर्ड्स देयर करियर, है ना। बट देखो मैं तो आपसे सिंपली एक ही चीज जो है वो कहूंगा, कभी भी पेरेंट्स को जो है वो दोष मत दो। वो अगर आपके लिए शादी की जो है वो बोल रहे हैं तो यस उनको बोलो कि हाँ ठीक है, आप देखो, उनको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, है ना। अगर वो आपको पढ़ाई में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट, आपके आपके मन पसंदीदा करियर जो आपने चूज किया है उसमें वो आपको हेल्प कर रहे हैं, साल 2 साल 3 साल, अब हाँ अगर आप सोचो यार कि आप 10 साल तक जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एग्जाम की तैयारी करने लगे और सोचो कि घर वाले सपोर्ट करेंगे, तो यार दैट इज नॉट फेयर, है ना। ऑब्वियसली भाई एक टाइम पीरियड होता है हर एक चीज का, उस टाइम पीरियड के दौरान चीजें हो जाए तो अच्छा है, वरना दूसरे ऑप्शन चूज करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो लाइफ खराब हो जाती है, लिटरली आई एम टेलिंग यू। सो अगर पेरेंट्स ने आपसे बोला है कि यार हम लड़का देख रहे हैं, तो बोलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और या फिर हम लड़की देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आजकल मेल्स के साथ भी हो रहा है, राइट, तो आप बोलो कोई दिक्कत नहीं है, अब और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई करते रहो, है ना। और इस दौरान जब आप अपने पार्टनर से मिलो, ऐसा थोड़ा ना है कि आपको जो है जबरदस्ती शादी करा दी जाएगी। ठीक है, जबरदस्ती भी हो रही है तो आप अपने पार्टनर से तो बात कर सकते हो ना कि यार देखो यार, लिसन आई एम रेडी टू मैरी यू, बट द पॉइंट इज दैट आई नीड सम टाइम, रोका कर लेते हैं, सगाई कर लेते हैं, बट आई जस्ट नीड ईयर और 2 2 ईयर्स की, जिस जिस समय पर मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूं उस दौरान अपनी बातचीत तो करते ही रहेंगे, क्या दिक्कत है ना। अगर ये अंडरस्टैंडिंग मैच कर लो पर्सनल लेवल पे तो ऑब्वियसली बात है सब कुछ हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर ये अंडरस्टैंडिंग मैच ही नहीं हो रही, सामने वाला मान ही नहीं रहा, तो बस मनाना आपका काम है ना। और सामने वाला नहीं मान रहा तो वो इमोशनल करना भी आपका काम है। आप आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट बनने की तैयारी करो, ये छोटी सी चीज नहीं कर पाओगे तो फिर टेररिस्ट वगैरह को कैसे हैंडल करोगे, अगर बाई चांस सामने आपके टेररिस्ट आ जाता है तो, है उससे कैसे निकलवाओगे चीजों को, है ना। तो बस, और देखो अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीजें मिलेंगी। तो बैरियर्स बहुत ज्यादा होता है फीमेल्स को, ये इसी प्रकार का बैरियर्स। एक और मेजर बैरियर है स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल मॉडल का एब्सेंस। जब साइंटिफिक फील्ड में कम फीमेल रोल मॉडल होती है ना, तो छोटी बच्चियों को अपने आप को वहां देखना मुश्किल हो जाता है। ये परसेप्शन बन जाता है कि स्टेम फील्ड सिर्फ मेल के लिए है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि आप अपनी फील्ड में जो है वो आगे बढ़ेंगे, अभी आप आईएएस का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर लें, है ना। तो आप आपके जो घर में मौजूद जो छोटे बच्चे हैं, उनको बड़ा साहस जो है वो मिलेगा, है ना। वो बड़े मोटिवेटेड जो है वो जाएंगे छोटे बच्चे की, हाँ यार दीदी ने कर लिया, भैया ने कर लिया आईएएस, तो मैं तो कर ही लूंगा। या इवन आप भी अपनी आज की डेट में तैयारी कर रहे होगे, और अगर आपकी फैमिली मेंबर्स किसी को पता है ना, तो उनके अंदर भी थोड़ी सीरियसनेस देख रहे होगे आप, जब आपसे वो मिलते होंगे तो उनको अलग फील होता होगा कि वाह यार ये आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वाह, है ना। एक अलग भाई आईएएस की तैयारी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना ही अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज होती है, और वो डिसिप्लिन मांगती है बस। और अगर आप उस डिसिप्लिन और उस डेडिकेशन से कर रहे हो तो आप दुनिया में चमकोगे, और चमकना आपने शुरू कर दिया होगा। और डिसिप्लिन में नहीं कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो टाइम पास के लिए, तो भाई फिर वो कोई आपको सीरियस नहीं लेगा। क्योंकि ये तैयारी डेडिकेशन और डिसिप्लिन की है, जो ऑटोमेटिकली दिखता है दूसरों को। वैसे ज्यादा डंका मत बजाना अपनी तैयारी का, क्योंकि लोग जो है वो बुरी नजर लगाते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप तरक्की करो। अब सिस्टमैटिक इशू भी है यार, स्टेम फील्ड में महिलाओं को अपना करियर ग्रो करना और अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचना मुश्किल होता है। जॉब प्रमोशंस, रिसर्च फंडिंग और हायरिंग प्रोसेस में इम्प्लिसिट बाइसेस काफी कॉमन है, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट महिलाओं के करियर पे पड़ता है ना। और ग्लोबल और इंटरनेशनल इनिशिएटिव की बात करें, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन, यूनेस्को एक्टिवली महिलाओं की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप, मेंटरशिप, ग्रांट्स ये इंक्लूड किए गए हैं, जो गर्ल्स को स्टेम एजुकेशन में इंकरेज करते हैं। इवन भारत की बात करें तो इंडिया के अंदर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने महिलाओं को स्टेम फील्ड में एंटर करने के लिए काफी इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। ये इनिशिएटिव बच्चियों को यंग एज से ही साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए रेडी करते हैं,
और ऐसे इनिशिएटिव्स में फीमेल साइंटिस्ट का सपोर्ट भी बढ़ाया जा रहा है और जेंडर बायस को दूर करने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा भेदभाव ना हो मेल और फीमेल के बीच में और सभी को स्टेम फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये फैक्ट जो है वो आप थोड़े से ध्यान में जो है वो रखेंगे। ग्लोबल लेवल पर काफी सारी कॉन्फ्रेंसेस और नेटवर्किंग इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहां महिला साइंटिस्ट अपना काम दिखाते हैं और इंडस्ट्री लीडर से जुड़ते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म महिलाओं को मोटिवेट करते हैं और उनकी विजिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो अगर हम स्टेम में जेंडर पैरिटी यानी कि जेंडर इक्वलिटी जो है वो देखना चाहते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे। पहली चीज तो हम लोग को जो है फोकस करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रोल स्टैब्लिश करें, है ना, मॉडल स्टैब्लिश करें साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीडरशिप मॉडल, ज्यादा मेंटरशिप प्रोग्राम जहां पर एक्सपीरियंस फीमेल साइंटिस्ट जो है वो गाइड करें युवा बच्चियों को, करिकुलम रिफॉर्म्स जिसमें ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स को चैलेंज किया जाए और स्ट्रिक्ट एंटी डिस्क्रिमिनेशनरी लॉ एकेडमिक और प्रोफेशनल स्पेस में जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी महिलाओं के लिए इंश्योर करें। तो प्रीलिम्स में आ सकता है कि ग्लोबल और नेशनल इनिशिएटिव कौन से जो महिलाओं को स्टेम फील्ड में प्रमोट करने का काम कर रहा है, और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनेस्को और उनके रोल के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर स्टेम फील्ड में महिला क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इवन मेंस के अंदर भी स्टेम के लिए जो है वो हम क्या रिफॉर्म्स क्या सुधार ला सकते हैं स्टेम फील्ड में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इससे रिलेटेड आपसे मेंस में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये एक पूरा ओवरऑल टॉपिक था। अब इस टॉपिक में ज्यादा कुछ लिखने वाली चीज तो नहीं थी, बट एक बार फिर भी पूरे टॉपिक को फिर से स्कैन कर लेते हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लो। स्टेम का फुल फॉर्म जिसको नहीं पता बस वो लिख लेना। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस ने हाईलाइट किया कि भाई किस तरीके से आज की डेट में सॉरी साइंस की फील्ड में जो है वो जेंडर डिस्पैरिटी हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि जेंडर गैप है मेल और फीमेल के बीच में, है ना, काफी सारी भेदभाव प्रैक्टिस हो रही है ये सब, है ना, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमें आज की डेट में महिलाओं को जो है वो स्टेम की फील्ड में प्रमोट करना बहुत जरूरी है। तो महिलाओं ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ही है पास्ट में हिस्ट्री में, बट फिर भी आज की डेट में उनको वेरियस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। वही पूरी चीज जो मैंने आपको बताई, बैरियर्स हैं, क्या क्या बैरियर्स हैं, लिखने की जरूरत नहीं, सुनने वाली चीजें हैं। यूएन और यूनेस्को ने एक्टिवली काम किया है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने में, ये भी अभी मत लिखो, इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप और मेंटरशिप कोई प्रोग्राम वगैरह एग्जैक्टली हो तो वो लिखते हैं हम लोग, बाकी प्रोग्राम वगैरह कोई इनिशिएटिव नहीं है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है एग्जैक्टली। सिंपली लिख सकते हो कि यूएन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वेरियस इनिशिएटिव लेकर आ रहा है जो स्टेम में जो है वो स्टेम की फील्ड में महिलाओं को प्रमोट कर रहा है, बस दैट्स इट। अब ये इंटरनेशनल रिलेशन का एक टॉपिक आ गया, एक बहुत ही लंबे समय से चल रहा इशू और काफी कॉम्प्लेक्स इशू, इंडिया श्रीलंका के फिशरीज डिस्प्यूट का। अब ये मुद्दा गाइज ना सिर्फ हमारे मछुआरे कम्युनिटी के लिए बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह मछुआरे का जो मुद्दा है इंडिया और श्रीलंका के बीच चल रहा है और इसका क्या इंपैक्ट दोनों कंट्रीज पर है। तो आपको बता दें कि 2024 में श्रीलंकन नेवी ने तमिलनाडु के 14 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया और उनके जो ट्रॉलर्स जो थे उसको सीज कर लिया, यानी कि उनकी नाव को सीज कर लिया। अब ये जो सीज हुए हैं, ये अरेस्ट जो हुए हैं, इस मुद्दे को और ज्यादा एस्केलेशन मिल गया क्योंकि फिशिंग एक्टिविटीज इंडिया और श्रीलंका के बीच ऑलरेडी काफी टेंशन का सोर्स बन गई हैं। इसके अलावा 2024 के एंड तक टोटल 500 से ज्यादा अरेस्ट हुई थी, जो 2014 के बाद जो है वो सबसे ज्यादा अरेस्ट देखने को मिली है। तो देखो, आपको यह समझना जरूरी है कि ये मछुआरों का जो डिस्प्यूट है ये अभी नया नहीं है, काफी पुराना है। पाक बे और इंडिया और श्रीलंका के बीच की जो बाउंड्रीज है, पाक बे, है ना, पता होना चाहिए आपको, पाक बे इंडिया और श्रीलंका के बीच की बाउंड्री, वहां पे फिशिंग अधिकार को लेकर काफी झगड़े होते हैं। इंडियन फिशरमैन का कहना है कि उन्हें अपने ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड्स पर फिशिंग करने का हक है,
जबकि श्रीलंका अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को प्रोटेक्ट करते हुए फिशिंग रेगुलेशन इंपोज करता है। ये इशू मोस्टली पाक बे और उसके आसपास के एरियाज में देखने को मिलते हैं। तो देखो यार, इंडिया के जो मछुआरे हैं और उनकी जो नाव है, जब श्रीलंका के पानी में जाकर जब ये लोग मछली पकड़ते हैं, तो वहां के लोकल फिशरमैन को प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो सिविल वॉर से जो है वो रिकवर कर रहे हैं, राइट। और ओवर फिशिंग की वजह से लोकल फिशरीज जो है वो डैमेज हो रही है और फिश स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं। अब इंडियन फिशरमैन कई बार बॉटम ट्रॉलिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। समझते हो बॉटम ट्रॉलिंग टेक्निक जो है वो कौन सी होती है, किसको आप बोलते हो बॉटम ट्रॉलिंग टेक्निक? इसमें क्या रहता है कि इसमें बेसिकली नाव जो होती है ना, उसमें जनरली जैसे आपने देखा होगा, मछुआरे जो है वो अपना पूरा जाल बिछाते हैं और मछली पकड़ते हैं, है ना। अब यहां पर ये जो बॉटम ट्रॉलिंग जो होता है ना, ये ऐसा जाला होता है जिसमें लगे रहते हैं चक्के, और इसको छोड़ दिया जाता है पानी के अंदर और ये बिल्कुल डीप वाटर में चले जाता है, यानी कि समुद्र की बिल्कुल वहां पर सी बेड पे, है ना, बिल्कुल नीचे। और वहां पर जो है वो ये क्या करेगा, वहां से पूरी जितनी भी छोटी बड़ी मछलियां हैं उन सबको जो है ये पकड़ लेते हैं इस बॉटम ट्रॉलिंग के माध्यम से। अब जो एनवायरमेंट के लिए काफी रिस्की भी होता है, सही नहीं होता ये, है ना। तो कई बार ये देखा गया है कि ये इंडियन फिशरमैन बॉटम ट्रॉलिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं, जो समुद्री एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। और ये टेक्निक सी बेड को ड्रैग करके मछली पकड़ते हैं, जो श्रीलंका ने बैन कर दिया है एनवायरमेंटल कंसर्न के तहत। श्रीलंका का कहना है कि इंडियन ट्रॉलर्स, इंडियन जो मछुआरे हैं और उनकी नाव है, वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से अपने मतलब इनके पानी में घुस आते हैं, जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसके अलावा इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन का उल्लंघन भी एक मेजर मुद्दा है। तो यही चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इंडियन इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज की वजह से श्रीलंका को हर साल 730 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान होता है। और इंडिया के मछुआरे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में होते हैं जब उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनकी बोट को जो है वो जब्त कर लिया जाता है, तब ऑब्वियस सी बात है कि उनका इकोनॉमिक लॉस तो होता ही है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के मछुआरों को अरेस्ट करना, उनकी नावों को पकड़ लेना, इससे काफी मुश्किल होती है। जब मछुआरे को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उनकी फैमिलीज को रहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी होती है, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई और है नहीं। तो श्रीलंकन नेवी का जो ऑपरेशन है और इंडियन फिशरमैन के जो अरेस्ट की वजह से इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस में काफी टेंशंस आ गई हैं। और ये मुद्दा कभी कभी डिप्लोमेटिक बातचीत का पार्ट भी बन जाता है, जो इंटरनेशनल फोरम में भी उठता है। अब ये आपको ध्यान में रखना है, एक आइलैंड है जिसका नाम है अ, कच्छ थीवू। कच्छ थीवू आइलैंड, कच्छ थीवू आइलैंड, याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। ये एक ऐसा आइलैंड है जो 1974 में श्रीलंका को जो है वो दे दिया गया था। तमिलनाडु ने के पॉलिटिशियन हमेशा से इस आइलैंड के रिटर्न की डिमांड करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये आइलैंड उनके फिशरमैन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया था आजीविका का, है ना। तो कच्छतीवू आइलैंड भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये आइलैंड जो है ये पाक स्ट्रेट पर है और ये पहले इंडिया का हिस्सा था। और ये हमने श्रीलंका को जो है वो 1974 में दे दिया, जिसको लेकर तमिलनाडु, ये चीज लिख लो, ये वाली चीजें मेन लिखने वाली, जिसको लेकर तमिलनाडु के लोग जो है वो बहुत गुस्से में हैं कि भाई ऐसा क्यों किया सरकार ने, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये डिमांड कर रहे हैं वापस दो। फिर इसके अलावा यूएनसीएलओएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 का। इसके तहत कंट्रीज को अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछली पकड़ने के अधिकार या मछली के फिशिंग के जो अधिकार हैं उसको प्रोटेक्ट करने होते हैं। और श्रीलंका इस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करते हुए आईएमबीएल को लागू करता है। आईएमबीएल यानी कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो है वो बताया, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री, है ना। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो कितने किलोमीटर नॉटिकल माइल्स का होता है, तो एक एक कंट्री के समुद्री तट पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप गोवा में जाकर खड़े हो जाओ, गोवा से सामने देखो समुद्र की तरफ, तो गोवा से 200 नॉटिकल माइल्स
तक का जो डिस्टेंस है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया होता है, उसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स शुरू हो जाता है। यानी कि उसके बाद जो भी एंटर करेगा वो दूसरे के जोन में, अगर दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर एंटर हो गया, राइट, तो फिर वो आप इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री का उल्लंघन कर रहे हो। तो ये ऐसा श्रीलंका कहता है। तो कई बार हमारे मछुआरे उस तरफ चले जाते हैं श्रीलंकन वाटर्स में, है ना। चेन्नई एक्सप्रेस पिक्चर में आपने देखा होगा किस प्रकार से शाहरुख खान श्रीलंकन वाटर्स में एंटर कर देता है, फिर श्रीलंकन पुलिस जो है वो उनके ऊपर अटैक करने लगती है, एक तरफ से, एक तरफ इंडियन पुलिस आ जाती है। मतलब यही हमारे कोस्ट गार्ड। और यूनाइटेड नेशन फिश स्टॉक एग्रीमेंट भी एक है 1995 का। ये एग्रीमेंट कंट्रीज को इंकरेज करता है कि वो रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपनी फिशरीज मैनेज करें। यानी कि आप अपने, मतलब ये कानून इंडियन फिशरमैन के की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में हेल्प करता है ताकि ओवर फिशिंग अवॉइड हो सके, है ना। तो ये चीज भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है कि कंट्रीज भाई अपने खुद के रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है वो अपनी, भाई आपके यहाँ पर आपके क्षेत्र में कितनी मछलियां, कहीं कम तो नहीं है, उसकी क्वांटिटी कम तो नहीं हो रही है, कम हो रही है तो उसको पनपने के लिए टाइम दो, है ना। तो इस तरीके से रेगुलेट करो। तो ये यूनाइटेड नेशन का एक एग्रीमेंट कहता है। फिश स्टॉक एग्रीमेंट नाम से समझ में आ रहा है ना, कि भाई मछली के स्टॉक जो है उसको बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है, ओवर फिशिंग ना हो। समझ रहे हो। तो ये चीज हम लोग को देखने को नहीं। बाकी पाक बे की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस टॉपिक के अंदर सिर्फ ये दो पॉइंट है जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, ये आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है कचा थीवू आइलैंड। ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया का हिस्सा था एक टाइम पर। और पंबन स्ट्रेट के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, एडम्स ब्रिज, राम सेतु जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो यार देखो, इंडिया और श्रीलंकन अथॉरिटीज को अपने रिस्पेक्टिव, अब यानी कि अपने अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप को जो है वो बनाया जा सकता है जो कि मछुआरे के मुद्दे को जो है वो रिजॉल्व कर सके, क्योंकि मछुआरे का मुद्दा जो है वो काफी बड़ा मुद्दा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा इंडिया को अपने फिशरमैन को सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस और सीजनल फिशिंग बैन्स के बारे में अवेयर करना होगा, राइट। कोटाज और फिशिंग लिमिट को इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। तमिलनाडु सरकार को ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन प्रमोट करने होंगे, जैसे कि मरीन टूरिज्म, सी वीड फार्मिंग, एक्वाकल्चर, ताकि फिशरमैन की इनकम जो है वो डाइवर्सिफाई हो सके। इंडिया और श्रीलंका को अपने फिशरमैन के बीच बातचीत को, मतलब फिशरमैन को लेकर बातचीत को दोबारा स्टार्ट करना होगा ताकि एक शांतिपूर्वक और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो निकाला जा सके। तो देखो, प्रीलिम्स में आपसे इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, यूएनसीएलओएस, यूनाइटेड नेशन फिश स्टॉक एग्रीमेंट, पाक बे की ज्योग्राफी और कच्छ तीवू जो डिस्प्यूट है, मुद्दा है, उसकी डिटेल्स पूछी जा सकती है। मेन से पूछा जा सकता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मछुआरों को लेकर डिस्प्यूट है वो बताइए, राइट। उसकी हिस्ट्री को बताइए, इंटरनेशनल कानून का क्या रोल है उसमें वो बताइए, है ना। इकोनॉमिक और एनवायरमेंट में क्या असर पड़ रहा है वो बताइए, और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन सजेस्ट कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये मुद्दा गाइस ना सिर्फ हमारे मछुआरे की आजीविका यानी कि लाइवलीहुड को इंपैक्ट करता है, बल्कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन को भी जो है वो वीक करता है, अफेक्ट करता है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर जितनी चीज मैंने आपको बोली है लिखने के लिए, बस वो लिख लो, बाकी और कुछ खास है नहीं। एक बार देख लेते हैं। अभी श्रीलंका के फिशरमैन को अरेस्ट जो है वो किया गया, इसको लेकर ये मुद्दा, मतलब श्रीलंका नेवी ने हमारे फिशरमैन को अरेस्ट किया, तो इसको लेकर ये मुद्दा सामने आया। लिखने की जो है वो आवश्यकता नहीं है ना। एक डेफ्ट आइलैंड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, इसकी ये भी यहीं पर ही है, इसी लोकेशन पर, वो भी ध्यान में रखना। लिख लो डेल्फ्ट आइलैंड, ठीक है। और कितने आंकड़े आए हैं फिशरमैन वगैरह के तो वो ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। हैवी फाइन भी श्रीलंकन कोर्ट ने इनके ऊपर रिलीज लागू किया है, तो जो उनके ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो गया है ना। मुद्दा जो है वो यही है, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने का। तो ये लिख लेना, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, समुद्री क्षेत्र में एक लाइन होती है। और यूएनसीएलओएस के बारे में तो आप पढ़ोगे इन्वायरमेंट के अंदर, जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के अंदर इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है, लिख लो सिर्फ अभी के लिए। पाग बे कहां पर है, उसकी लोकेशन इंडिया श्रीलंका के को जो है वो डिवाइड करता है, पाग बे, ध्यान में रखना है, ठीक है। बॉटम ट्रॉलिंग क्या होती है वो मैंने आपको बता दी, जिसको समझ में आ गई वो लिख लेना। बॉटम ट्रॉलिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चक्के लगे रहते हैं ये बहुत, मतलब कि नीचे तक चले जाते हैं, बॉटम तक चले जाते हैं, जो श्रीलंका ने बैन भी किया हुआ, और इवन इंडिया ने भी इसके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट वो लगा के रखा है, बैन लगा के रखा है।
फिर यहां पर स्मगलिंग भी होती है, ड्रग्स की, गोल्ड की। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कच्चा तीवू डिस्प्यूट के बारे में जो मैंने आपको लिखवाया है ना। ठीक है। डियागो गार्शिया जो है, वो भी एक आइलैंड हम लोग को जो है वो मालदीव्स के पास देखने को मिलता है। इंडियन फिशरमैन जो है वो उनको अरेस्ट किया जा रहा है मालदीवियन वाटर में भी, ब्रिटिश नेवी के द्वारा, डियागो गार्शिया के अंदर। डियागो गार्शिया एक नेवल बेस है, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डियागो गार्शिया, इसके बारे में विकिपीडिया में पढ़ना आप। डियागो गार्शिया, यूएनसीएलओएस के बारे में आप पढ़ लोगे, ये लिख लो, यूनाइटेड नेशन फिश स्टॉक एग्रीमेंट। ठीक है। पंबन स्ट्रेट, एडम्स ब्रिज जिसको राम सेतु हम लोग बोलते हैं, पाल्क स्ट्रेट। तो इन सब की ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए, किसकी लोकेशन वगैरह कहाँ पर है। ठीक है। बस यही है, नुकसान वगैरह कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस दैट्स इट। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे रहे बढ़ेंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यार ये टॉपिक भी ये मान के चलो कि हर 2 1 महीने में जो है वो ये टॉपिक देखने को मिलता ही है, तो ध्यान से सुनना जो बताऊंगा इस टॉपिक के बारे में। एस्केलेटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। याद है ना वो एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑल आउट आप जला के रखो, मच्छर आके बैठ रहा है, उसको कोई असर नहीं पड़ रहा, रेजिस्ट हो गया है वो। ऐसे ही जैसे कि हम दवाइयां खा रहे हैं एंटीबायोटिक्स की, बट फिर भी कोई बॉडी में फर्क नहीं पड़ रहा है, बैक्टीरिया मर नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया है। इसे तो डॉक्टर बोलता है कि 3 दिन का डोज है, ये 3 दिन खाओ। हम 2 दिन में ठीक हमें लगने लगता है, तीसरे दिन का डोज ही नहीं खाते हैं। यही तो गलती है। दवाइयों के डोजेस पूरे लेने चाहिए, भले ही आप पहले डोज के बाद स्वस्थ कर लो, बट डोज पूरा होना चाहिए, क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड रहता है बैक्टीरिया को पूरी तरह से जो है वो निपटाने के लिए। बट हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अरे यार 1 दिन में तो ठीक हो गए, फिर अगली बार सेम प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे पेट दुखता है अगली बार, तो हम फिर डॉक्टर का नहीं जा रहे हैं। वो डॉक्टर ने लास्ट टाइम जो दवाई लिखी थी वो हम फिर से खरीद लेते हैं, और इस बार हम 3 दिन का डोज नहीं लेते, 1 2 दिन का ले लेते हैं, सोचते हैं कि यार पिछली बार तो 1 दिन में ठीक हो गया था, 2 2 दिन का दे दो भैया। फिर वो ठीक नहीं होता है, फिर परेशान होता है, डॉक्टर के पास जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि अगर ठीक ना लगे तो 7 दिन बाद वापस आना। कई केसेस में ठीक नहीं लगता, 7 दिन बाद जब वापस जाता है ना, डॉक्टर कुछ नहीं करता, सिर्फ दवाइयां चेंज करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये बॉडी शायद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गई है। अब सोचो, कोई ऐसा केस, जिस केस में एक एक्सीडेंटल केस आया है डॉक्टर के पास, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, वो आया है और बहुत गंभीर केस है, उसमें डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक्स दे रहा है, और उसकी बॉडी अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, तो व्यक्ति ठीक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है आज की डेट में, बड़ा हेल्थ कंसर्न बन गया है। तो इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जो पूरे दुनिया भर का एक चैलेंज बन चुका है, जो हमारे हेल्थ सिस्टम को सीरियसली अफेक्ट कर रहा है। ये टॉपिक हर एक सिटीजन और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी हेल्थ और हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इससे हमारे एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट अफेक्ट हो सकते हैं, जो पूरे दुनिया भर की हेल्थ को एक बहुत बड़ा खतरा बना देगा। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, है ना। जो चीज मैंने आपको बताई है कि ये तब होती है जब बैक्टीरिया कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, इसके अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, यानी कि बैक्टीरिया इम्यून हो गया है, उसको दवाई खाने से फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब जो मेडिसिन पहले उन बैक्टीरिया को मार देती थी, अब वो उनका असर नहीं होता है, मेडिसिन का असर नहीं होता है बैक्टीरिया को। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ह्यूमन मिसयूज इसकी स्पीड, मतलब ह्यूमन मिसयूज ने इसकी स्पीड बढ़ा दी है। कैसे मिसयूज? वही मैंने आपको बताया कि प्रॉपर डोज ना लेकर। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, इसके बारे में भी हम लोग और जो है वो चर्चा करेंगे। पहले सुन लो कुछ चीजें। तो देखो यार, 2021 में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से पूरे दुनिया भर में लगभग 1.2 मिलियन, मतलब सर 12 लाख लोगों की मौत हुई है। इंडिया में भी हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के काफी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में 13% हॉस्पिटल इन्फेक्शंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण हो रहे हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये मैकेनिज्म हम लोग को जो है वो क्या देखने को मिलता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, ये समझो आप।
तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग मैकेनिज्म यूज करते हैं। जैसे वो एंजाइम्स बनाते हैं जो एंटीबायोटिक्स को ब्रेक कर देते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया अपनी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि एंटीबायोटिक्स उनको अफेक्ट ना करें। यह मैकेनिज्म उन्हें सर्वाइवल के लिए मदद करता है, लेकिन ह्यूमन हेल्थ के लिए यह डेंजर को काफी मतलब डेंजर का काफी बड़ा सिग्नल है। तो एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। अब जब कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में, जैसे कि निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, तो एंटीबायोटिक्स उस इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। लेकिन जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है तो हमारी एबिलिटी उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने की वो लिमिटेड हो जाती है, जो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस का कारण बनती है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और उससे जुड़ते हुए या बढ़ते हुए खतरे, अब ध्यान सुनना। बैक्टीरिया एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पेनिसिलिनेस। बैक्टीरिया एंजाइम जैसे पेनिसिलिनेस प्रोड्यूस करते हैं जो एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। बात समझ रहे हो? यानी कि बैक्टीरिया खुद ऐसे एंजाइम भेज रहा है, जैसे आपने मेडिसिन खाई, उसने एंजाइम रिलीज किया जिसने उस मेडिसिन को ही नष्ट कर दिया बॉडी के अंदर। सोचिए आप, ऐसी चीजें हो रही हैं। ऐसे एंजाइम्स जो है वो रिलीज कर रहा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेते हैं जिससे कि एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट ना हो उन पर। अब बॉडी के अंदर मेडिसिन गई, अब मेडिसिन उस बैक्टीरिया को, ऐसे समझो सिंपल शब्दों में, मेडिसिन उस बैक्टीरिया को ढूंढेगी कि ऐसा दिखता ही है बट उसने अपने स्ट्रक्चर को ही चेंज कर लिया, फिर कहां से पकड़ेगी वो? लेकिन जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है तो हमारी बॉडी ट्रीट ही नहीं कर पाती उसको। क्यों? क्योंकि हमने उस बैक्टीरिया को, हमने खुद ने उस बैक्टीरिया को जो है वो रेजिस्ट बना दिया है, उसको बार बार, जैसे बोलते हैं ना, किसी को मार मार के ढीठ बना दिया, हमने वही किया। उस बैक्टीरिया को पूरी तरह के से मार डालना चाहिए तो पूरी तरह से नहीं मारा, सिर्फ उसको डंडे डंडे मारते गए। अब वो ढीठ हो चुका है, अब उसको डंडे का असर नहीं हो रहा। ये सिर्फ सिंपल सी चीज है, ये और कुछ नहीं है। देख रहे हो आप? तो बैक्टीरिया अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेता है, एंजाइम रिलीज करता है, तो ये रेजिस्टेंस हर जनरेशन के साथ बढ़ता जा रहा है। एक स्टडी ने यह भी शो किया है कि बैक्टीरिया अपनी लॉस्ट फंक्शनिंग को कंपनसेट कर लेते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया ज्यादा डेंजरस था पहले, मेडिसिन जब हमने खाई तो उसने उसको वीक किया, तो थोड़े समय बाद वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज को भी फिर से ले आता है, जिससे कि बॉडी को और बुरी तरह से अफेक्ट करे। तो ये भी एक रीसेंट स्टडी के थ्रू पता लगा है कि अगर कोई एंजाइम का फंक्शन जो है वो खत्म हो गया है तो वो दूसरे एंजाइम के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, और ये बैक्टीरिया को ज्यादा रेजिलिएंट बनाता है और एंटीबायोटिक से लड़ने की एबिलिटी बढ़ा देता है। इंडिया में 2014 की जब हम बात करें, देखो ये सब ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो एंजाइम जो मैंने आपको बताया बस वही चीज लिखो। इंडिया के अंदर 2014 की बात करें तो इंडिया में 2014 तक हम ग्लोबल लेवल पर एंटीबायोटिक्स का सबसे ज्यादा कंजम्पशन करते थे। और इसी ओवर यूज और मिस यूज का एक एग्जाम्पल है कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुके हैं। इंडिया में एंटीबायोटिक्स की सेल्स और उसके उपयोग पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है। आप फॉरेन कंट्री जाइए, वहां के मेडिकल स्टोर तब तक आपको दवाई नहीं देगा जब तक आप उसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं दोगे। यहां तो भैया मेडिकल जाओ और बोलो, अरे यार भैया पेट तो करा यार, अरे लो ये बस ये दो दवाई खाओ, एक दिन में ठीक हो जाओगे। डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि इस दवाई का एक हफ्ते का डोज है, कि एक हफ्ते खाना है, बट मेडिकल वाला फार्मासिस्ट बोल रहा है अरे ये 2 दिन खाओ हो जाओगे, सुबह शाम ले लो हो जाओगे ठीक। यही तो गड़बड़ी हो गई हमारे सिस्टम के अंदर। और दूसरा, हमारे सिस्टम के अंदर हर घर में एक ना एक नेता डॉक्टर होता है। देखना आप, हर घर में होता है, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर डॉक्टर दिखाने की, ये लो फटाक से ये दवाई लो ठीक हो जाओगे। होते हैं कुछ लोग, मेरे घर पे भी है। मेरे घर पे तो भैया, जब मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था तो ऐसे नौटंकी लोग थे कि वो हॉस्पिटल से पापा को छुड़वाने की बात कर रहे हैं। बोले बोले तुमने हॉस्पिटल में डाल के जो है वो गलती कर दी।
भैया को हम ठीक करेंगे। अबे मैंने कहा पागल हो गए क्या, वो हार्ट अटैक आया, कोई मजाक थोड़ा ना है। बोलता नहीं नहीं नहीं, हम ठीक कर लेंगे, हॉस्पिटल में नहीं ले आना, मैं हॉस्पिटल वाले साले लूटते अलग है और ठीक नहीं करेंगे, वो देखना अब केस बिगड़ जाएगा। अरे मैंने कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हो भाई। तो मेरी रिश्तेदारों से उस समय लड़ाई हो गई थी, बहुत बुरी वाली। 2019 की बात थी ये। होता है आपके यहाँ भी होगा, आपके यहाँ भी ऐसे केसेस होंगे कि नौटंकी टाइप के लोग मिल जाते हैं। और मेरे यहाँ तो तमाशा कर दिया था भैया हॉस्पिटल के अंदर कि निकालो भैया वो तुमने गलती कर दी। मेरा नाम, घर का नाम मोनू है। तो मोनू तुमने गलती कर दी, ये निकालो। तो मैंने फिर चिल्ला दिया था। मैंने कहा मजाक नहीं, हार्ट अटैक आया है। बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो। 90%, 95% उनके ब्लॉक थे, 3 ब्लॉकेज थे उनके। तो वही चीज आप देखो, मेरे मेरे पिताजी ना स्मोकर हैं, ना ड्रिंक करते हैं, और फूड भी ना नॉनवेज खाते हैं। उसके बाद भी आप सोचिए देखिए कि मतलब उन्होंने आज तक कभी ना स्मोक किया, यानी इनका कोई अगर ऐसा हो कि रिकॉर्ड हो पुराना, ऐसा कुछ नहीं है, जीरो। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सर पे। फिर भी देखो उनको हार्ट अटैक के केसेस आ गए। तो आज की डेट में भैया सिनेरियो बहुत खराब है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मेडिकल इंश्योरेंस इज मस्ट। और वही था 2019 का समय जब मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था। तब उस समय मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी फाइनेंस को लेकर, फंड्स को लेकर। बट वो तो अच्छी बात ये थी, जैसे आप ये देखते हो ना, यूनियन कार्बाइड का जो मामला था, भोपाल डिजास्टर वाला। तो उस समय जितने भी भोपाल के अंदर जो लोग थे जो पीड़ित थे, तो उनका भोपाल गैस कांड का एक कार्ड बना था। और जिसके थ्रू एक भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल है यहाँ पर, वहां पर पूरे इलाज जो थे वो फ्री होते थे। अब मैं थोड़ा डर रहा था कि यार उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सही इलाज होगा कि नहीं होगा। बट लिटरली गाइस, माइंड ब्लोइंग। वहां की साफ सफाई इतनी अच्छी थी, 1 रुपए नहीं लगा, नॉट इवन सिंगल रुपीज। और पूरा इलाज फ्री हुआ। और फैसिलिटी बहुत बढ़िया। और पापा उन डॉक्टर के साथ आज भी टच में है। और बहुत बढ़िया डॉक्टर यार, विकास चतुर्वेदी डॉक्टर का नाम, बहुत बढ़िया डॉक्टर। तो द पॉइंट इज, मैं आपको क्या बता रहा हूं, हम गलती करते हैं, हम खुद डॉक्टर बनने लगते हैं। इस कारण इंडिया के अंदर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मुद्दा बढ़ा हुआ है। अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को ट्रीट नहीं करते तो पूरे दुनिया भर में डेथ रेट जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से इंक्रीज हो सकती है। 2025 से लेकर 2050 के बीच में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से डायरेक्टली 39 मिलियन डेथ होने का प्रिडिक्शन तो बता ही दिया है। 39 मिलियन डेथ से ज्यादा का प्रिडिक्शन बोल दिया है। सोचिए आप। इवन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाएंगी, क्योंकि इंफेक्शन को ट्रीट करना अब एक्सपेंसिव हो जाएगा। हेल्थ केयर सिस्टम पे काफी स्ट्रेन पड़ेगा, भार पड़ेगा, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में जहां संसाधन काफी लिमिटेड होता है। तो सबसे पहले अब हमें करना क्या चाहिए भाई, ये सब तो हमें प्रॉब्लम्स के बारे में पता लग गया। तो हम करें क्या? तो यार देखो, सबसे पहले तो ये घर के डॉक्टर बनना बंद करो। कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, सीरियस प्रॉब्लम, तो खुद से इलाज करना बंद करो। प्रॉपर डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर ने अगर 3 दिन की दवाई लिखी है तो पूरा डोज लो। और आपके घर में भी आपके फैमिली मेंबर अगर पूरा डोज नहीं ले रहे, सोच रहे कि अरे ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं, उनको समझाओ कि भैया ये एक बहुत बड़ी समस्या है, आप डोज मिस कर रहे हो। डॉक्टर बेवकूफ नहीं बैठा है जो बोल रहा है 3 दिन लेनी है। नहीं तो भाई वो बोलता ना कि जैसी दर्द खत्म हो जाए बंद कर देना। बोलता कि नहीं बोलता? वो ऑब्वियसली बोलता। कई बार देता है ना वो एक एक्स्ट्रा दवाई कि एकदम ज्यादा दर्द हो ना तभी उसको खानी है। वो क्यों देता है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर बता रहा है कि ज्यादा दर्द हो तभी खाओ इस वाली को, और अगर नहीं है तो ये 3 दिन का डोज ले लो बस। वो एक्सपर्ट है भाई। यही तो लोग गलती करते हैं। इंडिया है भाई, नेता बनते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करने होंगे। ये प्रिवेंशन मेजर भी प्रमोट करना होगा, जिससे हैंड हाइजीन और वैक्सीनेशन कैंपेन्स को इंक्लूड किया जाए। होता है कई बार लोग जो है वो हॉस्पिटल से वापस आते हैं और अपने घर में दूसरे व्यक्तियों को बीमार कर देते हैं। भाई व्हेन यू गो टू हॉस्पिटल या व्हेन यू विजिट हॉस्पिटल, तो आप अगर आईसीयू वार्ड में जा रहे हो ना, तो आप मास्क वगैरह पहनो। डॉक्टर फैसिलिटीज अवेलेबल करवाता है कि हाँ भाई ये पूरा सूट डाल के जाओ, मास्क डाल के जाओ।
भाई अब आप सोचो, उस सूट को, मास्क तो ठीक है चलो, अब मास्क डिस्पोजेबल होता है, उस सूट को कितने लोगों ने पहना होगा? वो रीयूजेबल होता है, देखा हो आपने तो भाई घर जाके नहा लो एक बार, जिससे कि आप अपने घर में दूसरों को इन्फेक्ट ना करो। तो ये प्रैक्टिस खुद से डेवलप करनी होगी। नई एंटीबायोटिक्स और ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स के लिए रिसर्च को इंक्रीज करना होगा। एक और चीज आपने भी देखी होगी, कोई एडमिट हुआ नहीं कि परिवार के पूरे भीड़ लगा के खड़े हुए हैं वहां पे हॉस्पिटल में। अरे भाई हॉस्पिटल में भीड़ मत लगाओ। ठीक है, आप इमोशनली कनेक्टेड हो, एक बार जाके मिल लो, या जो मिल के आए उससे हालचाल पूछ लो बस, और बता दो कि अच्छा, अंदर जा रहे हो तो बता देना कि बाहर ये लोग भी खड़े हैं, कि जिससे कि बाहर जो अंदर पेशेंट है वो थोड़ा सा अच्छा लगे उसको, कि यार मेरे वाले लोग बाहर खड़े हैं। है ना, बढ़िया रहता है। बट क्या होता है कि यू डोंट हैव टू डिस्टर्ब, लोग लड़ने लगते डॉक्टर से, क्या रे हम हमारा परिचय है, 10 मिनट नहीं खड़ा, बंद हो गया क्या है? देखा हो आपने, चिल्ला चोट करने लगते, बदतमीजी करने लगते हैं भाई। वो डॉक्टर को पहली चीज तो उस पेशेंट को ट्रीट करना है, दूसरी बात अगर आप ज्यादा ही आईसीयू में बहुत बार बार विजिट करोगे ना, तो इन्फेक्टेड आप भी हो जाओगे, आपको थोड़ा ना पता वहां पे क्या इन्फेक्शन चल रहा है। तो अवॉइड गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। आपके कितने भी खास हैं, कोई अंदर है तो आप बाहर रहिए, बाहर रिसेप्शन पे रहिए, परिजनों से मिलिए, हालचाल पूछिए, और परिजनों को बताइए कि चलो कुछ देना है, जो रेगुलर विजिट करने जा रहा है उसको पकड़ा दो, यार लो यार ये फ्रूट्स लो, और अंदर देना, और उनको बोलना कि बाहर बाहर जो है वो खड़े हुए हैं वो भी। हाँ, कई बार लोग संकोच करते हैं, अरे यार साला अंदर क्यों नहीं आ रहा, तो उनको बस झूठ बोल दो भाई कि यार मैं थोड़ा देख नहीं पाऊंगा, यार मैं थोड़ा कमजोर हूँ। है, ठीक है भाई, बोलेगा अरे कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो वो चीज रहती है। या फिर घर वालों से बात करो, घर वालों के लिए कुछ खाना ले जाओ, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार। तो डू थिंग्स दैट इज नेसेसरी, डोंट डू अननेसेसरी थिंग्स। अब देखो यही सब चीजें तो आपको मेंस के आंसर्स में लिखनी है, और इसलिए मैं, अब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक इस टॉपिक से इमोशनली कनेक्टेड नहीं होगे तब तक इस टॉपिक का मेंस पे आंसर लिख ही नहीं पाओगे। तो ये आंकड़े 2021 वाले लिख लो बस, कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण 21 में 12 लाख लोगों की डेथ हुई है पूरे दुनिया भर में। इंडियन हॉस्पिटल्स के अंदर 13% मोर्टालिटी रेट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के कारण हुआ है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है वो आप समझ ही चुके हो, है ना। इसमें मैंने आपको जो है वो एक एंजाइम के बारे में बताया था, ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, डॉक्टर नहीं बनना है आपको। हाँ, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है ये बेसिकली बैक्टीरिया एक एंजाइम रिलीज करता है, दिस इज द एंजाइम रिलीज बाय बैक्टीरिया, ये पेनिसिलिनेज, पेनिसिलिन पेनिसिलिनेज, पेनिसिलिनेज लिख लो, है ना, पेनिसिलिनेज। और अपने स्ट्रक्चर को भी जो है वो चेंज कर लेता है, ये वाली चीज आपको लिखनी है, कि बैक्टीरिया किस प्रकार से अपने आप को रेजिस्टेंट बना लेता है। तो ये एक एंजाइम रिलीज करके एंटीबायोटिक को खत्म कर देगा अंदर ही बॉडी के, यानी कि जो उसको मारने आ रही है उसी को खत्म कर देगा, और दूसरा अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा जिससे कि वो पकड़ा ही में ना आ पाए। तो इंडिया में बहुत ज्यादा केसेस है इसके, पूरे दुनिया भर में डेथ भी होने का प्रिडिक्शन है, चाहो तो ये प्रिडिक्शन लिख सकते हो, मेंस में ये वाले आंकड़े हेल्प करेंगे आपको। बाकी जितने आंकड़े अवॉइड कर सको उतने करने चाहिए, क्योंकि एक भी आंकड़ा अगर आपने गलत लिख दिया, और अगर गूगल कर लिया ना आपकी कॉपी चेक करने वाले ने, तो आपको दूसरे आंसर में भी जस्टिस नहीं मिलेगा, याद रखना। अब स्किल डेवलपमेंट को इंडिया में और बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ये टॉपिक भी सिर्फ सुनने वाला है आपका, ध्यान से सुनो इस टॉपिक को। तो हम बात करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथनिंग स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में युवाओं की पॉपुलेशन काफी बड़ी है, आप जानते ही हैं, और उनके पास एक पोटेंशियल है जो अगर सही तरीके से डेवलप हो तो ये कंट्री को आगे ले जा सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे स्किल डेवलपमेंट का क्या रोल है, और इंडिया को कैसे और बेहतर बनाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो इंडिया में युवा पॉपुलेशन काफी बड़ी है, आप जानते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, पर उसमें से बहुत कम लोग स्किल्ड हैं, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, है ना, ये चुनौती है, बहुत कम लोग स्किल्ड है। तो कम लोग स्किल्ड है तो उनको स्किल प्रोवाइड कराओ। तो स्किल डेवलपमेंट का गोल सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना भी है। अगर हमारी वर्कफोर्स को एप्रोप्रिएट स्किल मिले तो इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाया जा सकता है। भारत में स्किल डेवलपमेंट के जो इनिशिएटिव चल रहा है, तो ये इनिशिएटिव लिख लो भाई आप,
ये फ्लैगशिप स्कीम्स है वैसे तो, तीन है इंपॉर्टेंट। स्किल इंडिया मिशन लिख लो आप पहले, तो सबसे पहले तो ये लिखोगे स्किल इंडिया मिशन, दूसरा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और तीसरा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। लेकिन फिर भी गैप डिमांड और सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कर्स का बहुत ज्यादा है। जितनी आवश्यकता है स्किल्ड वर्कर्स की उतने अवेलेबल नहीं है। आज भी कई सेक्टर्स में स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है, और ये गैप रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में देखने को मिलता है। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं ये आपको जो है पता होना चाहिए। बाकी स्किल इंडिया प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च हुआ था वही थोड़ी देर में बात कर लेंगे। चैलेंजेस जो है वो देख लो, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, लिखा है क्या इसमें? इसमें नहीं लिखा, सुनो ध्यान सुनना। देखो यार, काफी लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके पास जो स्किल्स हैं उन्हें कैसे यूज किया जा सकता है। गांव क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए अवेयरनेस की कमी है। तो पॉइंट नंबर वन, आप लिख लो चैलेंजेस इन स्किल डेवलपमेंट। इसमें क्लियरली नहीं दिया इन लोगों ने, बट आप लिख सकते हो कि स्किल डेवलपमेंट में चुनौतियां आज की डेट में क्या क्या फेस हो रही हैं। लिख लो भाई, पहले लिखो लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस की कमी है। दूसरा लिखो मिसमैच ऑफ स्किल्स, मिसमैच ऑफ स्किल्स एंड मार्केट नीड्स। समझ रहे हो? यानी कि मार्केट को जिस स्किल की आवश्यकता है, इंडस्ट्री को जिस स्किल की आवश्यकता है, वो स्किल है ही नहीं। फिर तीसरे में लिखो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग सेंटर, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग सेंटर। स्किल डेवलपमेंट के लिए अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ट्रेनिंग सेंटर काफी लिमिटेड है, जो ट्रेनिंग प्रोसेस को मतलब इफेक्टिव नहीं बनाते। चौथा लिखो लैक ऑफ क्वालिटी ट्रेनर्स, लैक ऑफ क्वालिटी ट्रेनर्स, स्किल ट्रेनर्स की भी कमी है जो युवाओं को प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। पांचवा लिखो, पांचवा क्या था, चार ले लिया अपने, प्राइवेट सेक्टर का, हाँ। पांचवा लिखो लो पार्टिसिपेशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, लो पार्टिसिपेशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। अब देखो, अगर मेंस में ये 5 पॉइंट्स लिख दोगे तो मजा आ जाएगा। यही तो प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप मेंशन करोगे कि भाई ये चुनौतियां हैं आज की डेट में जिसके कारण स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। अब सरकार के इनिशिएटिव है जैसे स्किल इंडिया मिशन, है ना, स्किल इंडिया प्रोग्राम हो गया अपना, 2015 में लॉन्च हुआ था। पता होना चाहिए आपको कब जो है वो लॉन्च हुआ, 2015 में लॉन्च हुआ। अब मिनिस्ट्री आपको पता ही, याद ही नहीं रखना, पता ही है ना। और स्किल इंडिया मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है युवाओं को एम्प्लॉयबल स्किल देना, और इसके अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे प्रोग्राम का इंप्लीमेंटेशन किया गया है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू युवाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल्स डेवलप करने की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसमें स्किल सर्टिफिकेशन और क्वालिटी ट्रेनिंग इंश्योर करना इनका ऑब्जेक्टिव है। फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्किल डेवलपमेंट के लिए फंड रेज करना और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये इसका भी ये री स्किलिंग के लिए इनने जो है वो चीजें बताई हुई है। और भी चीजें हैं, अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, ये लिख लेना, है ना, क्योंकि स्किल से रिलेटेड ये लोग क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछ लेते हैं। फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान भी है स्किल डेवलपमेंट के लिए, ऐसी तमाम चीजें हैं। इंडस्ट्री 4.0 और ऑटोमेशन का ट्रेंड बढ़ रहा है, इसलिए युवाओं को डिजिटल स्किल्स, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, रोबोटिक्स जैसी उभरती हुई फील्ड में ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं गाइस, बस वही इसका सोल्यूशन है। प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो भाई प्राइवेट कंपनीज को सीएसआर एक्टिविटीज में स्किल डेवलपमेंट को इंक्लूड करना चाहिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक्टिविटीज में, है ना। प्राइवेट सेक्टर को जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। भाई इंडस्ट्रीज को जिस स्किल की डिमांड है वो स्किल उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिल सकती है। भाई आप ट्रेन करवाओ ना, कॉलेजेस के अंदर वाली स्किल्स में युवाओं को ट्रेन कराओ, सर्टिफिकेशन मिले और डायरेक्ट कंपनी हायर करे, जैसे कंपनी हायर करती है ना। भाई कॉलेजेस में जा जाकर कंपनी जो है वो हायर करती है स्टूडेंट्स को कॉलेज के। होता है कि नहीं होता? कैंप अपन को देखने को मिलता है ना कि भाई कैंपस लगा है हमारे उसमें जॉब को लेकर, तो कंपनीज वगैरह जो है वो आई हैं, वहां से हायरिंग हो गई है ना, ऐसा होता है। तो कंपनीज पहले ही बताते हैं कि भाई उनकी रिक्वायरमेंट ये है, ये स्किल डेवलप करवाओगे तो वो हो जाएगी, जॉब जो है वो कंफर्म हो जाएगी। तो ऐसी चीज करवाओ ना भाई, यही तो मेन चीज है। और यही जो मैंने आपको ये वाली चीज बताई, ये
शायद ही आपको कहीं पे मिले। राइट, बट ये चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है कि हाँ यार, अपन ये भी तो मेंशन कर सकते हैं कि कंपनीज अप्रोच कर सकती है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को और स्किल डेवलप करा के जो है वो ले सकती है। तो ये चीजें हैं। काफी सारे लोगों को बेनिफिट मिला है स्किल डेवलपमेंट के चलते। और क्या था इसके अंदर, कुछ था क्या? नहीं था, नहीं था, बस और कुछ नहीं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि भाई आप जो है वो स्किल इंडिया प्रोग्राम को मार्च 2026 तक जो है वो कंटिन्यू रखो। बाकी और कुछ नहीं, जो चीज मैंने आपको बताई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ये लिख लेना, इससे रिलेटेड फैक्ट्स। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, रीस्किलिंग प्रोवाइड कराते हैं, अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं कि भाई और बंदा आगे बढ़ सके। 400 से ज्यादा इनके नए कोर्सेज हैं उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में। ये पूरी चीज लिखेंगे आप। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ इसको इंटीग्रेट किया है कि जिससे ऑलरेडी जो व्यक्ति जॉब में है तो अपनी स्किल्स को और बेहतर करके आगे बढ़ सकता है, यानी कि उसकी पोस्ट हाई कर सकता है, सैलरी और बढ़ सकती है उसकी। 15 से 59 ईयर्स तक की एज के लोगों को जो है वो टारगेट किया जाता है। ठीक है, बस यही है, और कुछ नहीं है। इन्होंने कोलैबोरेट किया है पीएम विश्वकर्मा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ, जिससे कि लोग इन सब एरियाज में भी अपनी स्किल्स डेवलप करें, जिससे कि और वाइडर अपॉर्चुनिटी उनको मिल सके जॉब्स की और ग्रो करने की, और कंट्री के टारगेट भी अचीव हो सके। ऐसी प्रधानमंत्री नेशनल एप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। लर्निंग वाइल अर्निंग मॉडल है, इसको प्रमोट किया जाता है, लिख लेना ये, लर्निंग वाइल अर्निंग। 25% स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। 14 से 35 ईयर्स के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, और वही उभरती हुई टेक्नोलॉजी में लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। ऐसी जन शिक्षण संस्थान है। कम्युनिटी ड्रिवन वोकेशनल ट्रेनिंग है महिलाओं के लिए, रूरल युवाओं के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, लिख लो भाई, इसका भी एज ग्रुप लिख लो। लो कॉस्ट फ्लेक्सिबल स्किलिंग प्रोग्राम है ये, जिससे कि लोग आगे बढ़ सके, सशक्त हो सके। इसको भी पीएम जनमन और फिर उल्लास के साथ जो है वो इंटीग्रेट किया गया। पीएम जनमन याद आ रहा है, कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक के बारे में। ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, लिख लेना स्कीम के नाम, और उसके बारे में डिटेल में आप आज पढ़ोगे विकिपीडिया से। संकल्प स्कीम, तेजस स्किलिंग स्किलिंग स्कीम, मॉडल स्किल लोन स्कीम, नाम से में आ रहा है, लोन प्रोवाइड कराने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इसका आंसर तो आप आराम से दे ही सकते हो। एडिबल ऑयल का सिनेरियो इंडिया के अंदर जो है वो क्या है? कौन, अच्छा मुझको भी बता सकता है कि ऑयल पाम जो है वो हम कौन सी कंट्री से इंपोर्ट कराते हैं? ये पहले भी पूछ चुका हूं हालांकि मैं क्वेश्चन। इसको लेकर एक काफी इंपॉर्टेंट मिशन भी है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की, टॉपिक पहले पढ़ा चुका हूं। दूसरा साफ्टा, SAFTA, इस टॉपिक को रहे आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। साफ्टा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, तो इसको अभी मत पढ़ो। ये मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास इसकी लगवाकर एक्सप्लेन करूंगा बाद में। और साफ्टा से रिलेटेड एक मेंस का भी क्वेश्चन है, तो पहले साफ्टा पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसको अपन देखेंगे। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही था, अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद। और ये हमारे कोर्सेज हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये ज्ञान सर है, ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच है ये, इन दिए गए नंबर को पर कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो साइन ऑफ करता हूं, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। जय हिंद।